अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया। दिस इज़ द फर्स्ट इंक्रीज़ इन द इंटरेस्ट रेट्स सिंस जून 2024, जिससे लगता है कि जो एक ईजिंग का पीरियड था दैट इज़ ओवर। अगर हम पीछे नज़र डालते हैं तो जो 9 मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें स्टेटस को मेंटेन करने का डिसीजन वाज सरप्राइजिंग, बट ये जो आज फैसला हुआ है तकरीबन 2 साल के बाद रेट्स को हाइक करने का, ये ज़्यादा सरप्राइजिंग कहा जा रहा है क्योंकि जितनी भी डिस्कशन थी, हमने भी जो डिस्कशन की अर्लियर, या जो एक इंडस्ट्री वाइज डिस्कशन थी ओवर इट, तो जितना जो व्यू था, इवन दो इट वाज अ वेरी स्प्लिट व्यू दिस टाइम, तो आइदर इट वाज अ नो चेंज या 50 बेसिस पॉइंट्स का, हार्डली किसी ने 100 बेसिस पॉइंट के बारे में बात की। इस हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अशरफ। शहबाज, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, योर फर्स्ट थॉट्स। आई थिंक येस यू राइट, ये एक सरप्राइज मूव है। अगर आप मनी मार्केट डील्स को देखें, वो भी इनकॉर्पोरेट करी थी अबाउट 50 to 75 बेसिस इंक्रीज, बट हमने देखा हाइक जो है 100 बेसिस का हुआ। हमें ये समझना है, जो येस वी नो कि जो आपकी इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च वो तकरीबन 7% थी, बट इसकी जो इम्प्लीकेशन थी स्पेशली एनर्जी प्राइसेस की, हायर ट्रांसपोर्ट इंडेक्स की, वो आगे जाके इन्फ्लेशन में आएगी। और आप इस तरह देखें, जो अप्रैल की इन्फ्लेशन होगी तकरीबन 10-11% होगी, एंड वी नो बिकॉज ऑफ हायर ट्रांसपोर्ट प्राइस एंड हायर एनर्जी प्राइसेस, इवन जो इन्फ्लेशन होगी फॉर मई एंड जून वो ऑन द हायर साइड होगी, डबल डिजिट में होगी। और ये भी पता है कि यस, ये कुछ जो इन्फ्लेशन डबल डिजिट है वो बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट है, बट दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी प्राइसेस। और अगर आप ये भी नज़र डालें, लास्ट टाइम जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई थी, वहाँ स्टेट बैंक ने कहा था कि येस, द गोइंग फॉरवर्ड डिसीजंस विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर। और आप देखें, यूएस ईरान की वॉर तकरीबन 2 महीने हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट येस गोइंग फॉरवर्ड भी आएगा। आप स्टेट बैंक की जो प्रोजेक्शन थी आपकी इंटरेस्ट रेट्स की, सॉरी इन्फ्लेशन की, वो तकरीबन बिटवीन 5 to 7% थी इन्फ्लेशन की। अब बिकॉज ऑफ हायर ट्रांसपोर्ट इंडेक्स एंड हाई एनर्जी प्राइसेस, जो आपका जो बैंड है टुवर्ड्स द सेकंड, जो लास्ट क्वार्टर F26, वो ऑन द हाई साइड आएगा। अगर हम इस तरह देखें कि अगर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ता है फॉर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, तो जो आपकी एवरेज इन्फ्लेशन है वो द नेक्स्ट 9 मंथ तकरीबन 8-9% रहेगी। तो आई थिंक येस, इस तरह आप देखें कि येस, जो हाई एनर्जी प्राइसेस उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में आ रहा है, वो एक सप्लाई शॉक तो है, पर इन ऑर्डर टू कर्टेल डिमांड स्टेट बैंक ने फैसला लिया। बिकॉज आई थिंक स्टेट बैंक की जो फोकस इज़ मोर स्टेबिलिटी रादर देन ग्रोथ फोकस, और इसका जो इम्पैक्ट है उस सेकेंड राउंड इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। तो ओवरऑल आई थिंक डिसीजन वाज वेरी जस्टिफाइड। आई थिंक आप इस तरह भी देखें कि स्टेट बैंक का जो डिसीजन अबाउट, अगर अज्यूम ये करते हैं अगर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ता तो उसका कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं होगा। सो येस, स्टेट बैंक ने टेकन टू कंसिडरेशन द गोइंग फॉरवर्ड फैक्टर्स, द गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन एंड इट्स रैमिफिकेशंस, एक अच्छा फैसला लिया। शहबाज, अभी आपने जिक्र किया कि जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, जो 7% तक का बैंड एक्सपेक्टेड है, नाउ इट विल एंड अप टुवर्ड्स द हायर साइड, प्रॉब्ली 8 to 9% फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY26। तो जब मार्च में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई तो उस वक्त जो एक ब्रॉडर व्यू था, कि उसको छोड़ के जो उन्होंने कहा था कि आगे कैसे डिसीजंस होंगे, एक ब्रॉडर व्यू ये था कि ये सप्लाई साइड शॉक है और ये शॉर्ट टर्म होगा या मीडियम टर्म होगा। बट टुडे व्हेन वी रीड इनटू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एक स्टेटमेंट आया, उसमें लिखा है कि जो इसका इम्पैक्ट होगा दैट विल लास्ट फॉर अ फ्यू क्वार्टर्स अहेड। तो इस पे आपका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, आप ये देखिए, लास्ट टाइम जो डिसीजन स्टेट बैंक का था उसमें ये था कि येस, यूएस ईरान की रिस्क हैं, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी। हमने ये देखा, जब ये अगर प्री वॉर लेवल्स देखें, जो आपकी ऑयल प्राइसेस तकरीबन $70 पर बैरल थी, फॉर ऑलमोस्ट 60 डेज 55 डेज आपकी प्राइस ऑन द हायर साइड रही हैं। तो येस वी नो, जो इन्फ्लेशन है जो गोइंग फॉरवर्ड डबल डिजिट में हम देख रहे हैं, उसका जो मेजर रीजन इज़ हाई एनर्जी प्राइसेस। बट सेकेंड राउंड इम्पैक्ट ये है कि बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस जो आपकी बाकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वो भी बढ़ जाती। येस, यू राइट कि सप्लाई शॉक तो वो है, पर इन ऑर्डर टू कर्टेल डिमांड, गोइंग फॉरवर्ड डिमांड, स्टेट बैंक ने डिसीजन ली है। अगर आप फिस्कल साइड पर देखें तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि प्राइसेस तो पहले नहीं बढ़ाई, फिर आफ्टर आई थिंक 2 वीक्स प्राइसेस बढ़ा दी। तो हमें ये भी मालूम है द मंथ ऑफ अप्रैल जो आपकी डिमांड है ऑफ बोथ पेट्रोल एंड ऑलमोस्ट 50% कर्टेल हो गई है। सो वहाँ आपका गवर्नमेंट ने दिखाया येस, टाइटनिंग इज इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से हमने ये भी देखा जो आपकी इंपोर्ट्स हैं फॉर द मंथ ऑफ इवन अप्रैल ऑन द लोअर साइड रह सकती हैं, जो नंबर्स अभी आई थिंक रिवील होंगे। सो यू नो, गोइंग फॉरवर्ड येस, अब वी डोंट नो सिचुएशन कितनी फ्लूइड रहती है, ये यूएस ईरान की वॉर कब एंड होती है। बट ये चीज़ है कि अगर कल वॉर एंड भी हो जाती है तो आपकी जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो जिसकी वजह से वो अपवर्ड रह सकती है, मेजर रीज़न ये है कि जो आपकी कर्टेलमेंट हुई है या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। सो आई थिंक मैं दोबारा रिट्रेट करूँगा, आई थिंक फोकस गवर्नमेंट का भी यही है और स्टेट बैंक का यही है कि रैदर दैन यू नो, जो उन्हें हार्ड अर्न स्टेबिलिटी है वो मेनटेन रहे, और जो ग्रोथ का फोकस है वो बाद में जाके आ सकता है। शहबाज, अभी आपने जैसे फिस्कल साइड की बात की, ऑब्वियसली FBR टारगेट्स जो है वो अभी तक दे हैव
उसमें एक शॉर्टफॉल आ रहा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टेटमेंट है उसमें भी लिखा है. हाउ डू यू सी दिस हाइक टू फेयर आउट फॉर द फिस्कल साइड जो गवर्नमेंट के कंसिडरेशंस को रखे? देखिए आप ओवरऑल देखें जो आपका अभी तक जो आपके रेवेन्यू टारगेट ऑन द लोअर साइड है और वो एक्सपेक्टेडली बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन जीडीपी वो और इम्पैक्ट हो सकता है. और स्टेट बैंक ने मेंशन भी करा है कि जो आपकी जीडीपी जो हाफ ईयर में हाई साइड आई है वो फोर्थ क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर के एंड में बेहतर आएगा. बट जो स्लो डाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फोर्थ क्वार्टर में हो सकता है इसका इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ वॉर इम्पैक्ट वो आगे जाके भी आए. सो येस वी नो जो आपके रेवेन्यू टारगेट ऑन द लोअर साइड रह सकते हैं. बट अगर आप इस तरह देखें आपका फर्स्ट हाफ का जो प्राइमरी सरप्लस तकरीबन 3.2% ऑफ जीडीपी था, वेराज जो आई थिंक स्टेट बैंक का जो टारगेट अराउंड 3% है और आईएमएफ का टारगेट 2.8% है. सो वो तो लग रहा है कि अचीवेबल है. बट गिवन द लोअर रेवेन्यूज एंड आपकी तो यस गवर्नमेंट को करना ये पड़ेगा कि in order to maintain the fiscal deficit or in order to maintain the primary surplus, they will have to curtail the expenditures and plus think of introducing new measures where they can increase the revenues at least going forward, if not in this fiscal 26. शहबाज, मार्केट पे भी आते हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे. एक और मुझे मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था. अब जैसे आज स्टेट बैंक ने अपने टारगेट्स बताए टिल जून जो हम अपना रिजर्व्स टारगेट है $18 बिलियन वो हिट कर जाएंगे. दिस इज डिस्पाइट जो $1.5 बिलियन की जो रीपेमेंट अभी पाकिस्तान ने आगे जाके करनी है. तो do you think that this hike in the interest rate can play a role in terms of the portfolio investments that could come in the country? देखिए आप लेटली देखें तो येस देयर हैज़ बीन आउटफ्लो इन द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का मेजर रीज़न यही है कि देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टनिटी. बट देखें जहाँ तक स्टेट बैंक की आप देखें देयर वाज वेरी आई थिंक इन बड़ा कॉन्फिडेंस था उनमें कि येस अभी रिजर्व अगर तकरीबन आपके $15 बिलियन के हैं एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर वो $18 बिलियन के हो जाएंगे. मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि टारगेट थोड़ा रिवाइज डाउनवर्ड होगा, मगर ऐसा नहीं है. सो वी नो कि येस जो रिमेनिंग पेमेंट्स हैं $1.5 बिलियन की हैं. तो ऐसा ये लग रहा है कि ऑन द पॉजिटिव साइड जो हम इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहे थे करंट अकाउंट सरप्लस जो नहीं आएगा जो सरप्राइजिंगली आ गया वहाँ से आपके रिजर्व्स ड्रेन नहीं हुए हैं. सो आई थिंक गिवन सिचुएशन ऑफ स्टेट बैंक का जो टारगेट है ऑफ FX रिजर्व है $18 बिलियन एंड स्मूदर रेमिटेंसेज गोइंग फॉरवर्ड. और स्टेट बैंक ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उनका इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी ऑफ रेमिटेंसेज अबाउट $42 बिलियन की साल के एंड में वो $41 बिलियन होगी. तो उसके बावजूद हम ये देखेंगे जो आपका जो करंट अकाउंट सरप्लस तो नहीं रहेगा, पर जो आप गवर्नमेंट का स्टेट बैंक का जो टारगेट था करंट अकाउंट डेफिसिट का तकरीबन ऑन द हायर साइड $4 बिलियन का था. तो अगर हम अज्यूम ये करते हैं कि बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस अगर $3 से $4 मिलियन भी आपका डेफिसिट रहता है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, सो आपका टोटल जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा फॉर FY26 तकरीबन वो $1.5 बिलियन होगा. तो इस सब फैक्टर्स को देखते हुए लग ये रहा है कि PKR कैन रिमेन पैरिटी मेंटेन कर सकता है और एज पर स्टेट बैंक कोई प्रेशर हम नहीं देखेंगे ओवरऑल PKR USD पैरिटी में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. Now let's come to the equity markets. और अगर हम मनी मार्केट्स की भी थोड़ी सी बात कर लें, how do you see the markets reacting to it? क्योंकि जो एक पॉपुलर कल्चर में था कि मार्केट हैज़ प्राइस्ड इन एक 50 बिप्स का तो मार्केट ने इंक्रीज प्राइसिंग किया हुआ है, बट दिस इज़ ऑब्वियसली मोर देन द मार्केट्स एक्सपेक्टेशंस. आगे जाके कौन से सेक्टर्स को आप देखते हैं कि इसमें कैन फेयर वेल या कुछ जो इन पे इम्पैक्ट अगर आप ये देखें ऑन फ्राइडे जो मनी मार्केट यील्ड्स थी जहाँ वो क्लोज हुई थी, अगर आप 6 मंथ मनी मार्केट यील्ड की बात करें तकरीबन 11.22 था, विच वाज लेस दैन जो आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद जो पॉलिसी रेट 11.5% हो गया. बट आज जो लेटेस्ट अगर आप यील्ड्स देखें जो अभी नंबर्स आए हैं उस पर ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रही है. बट आई थिंक जहाँ तक आपकी आपकी इक्विटी मार्केट है वो एक सरप्राइज मूव था. So I think initial reaction कुछ negative हो सकता है, especially for cyclical sectors and especially for those stocks which are highly leveraged. But when it comes to banks, वो I think चीज़ को positive लेगी. But I think banks में bifurcation इस तरह होगी कि जिस banks में ज़्यादा fixed PIBs हैं उस पर impact थोड़ा negative ज़्यादा होगा और जिसके lower fixed PIBs हैं उनका impact on the lower side होगा. बट ये समझने की बात है, इस more of a duration mismanagement है आपकी. और आप ये देखें duration repricing होती है. अगर 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट यहाँ से अब ये समझना है कि जो बैंक्स की जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो फ़ौरन बढ़ जाती है, वेराज जो आपकी एसेट साइड होती है वो 3 से 6 महीने से लैग से बढ़ती है. बट आई थिंक मिड टर्म इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बैंक्स ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन द पॉजिटिव साइड होगा. अभी जब हमने जैसे बैंक्स की बात की, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में 4 साल के बाद जो है उसको रिवाइज़ किया गया जो कैश रिजर्व्स रिक्वायरमेंट होता है. अब आज एक व्यू ये आया कि क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं तो दोबारा से कैश रिजर्व्स रिक्वायरमेंट को दोबारा से जो है अपवर्ड्स रिवाइज़ किया जाए. डू यू सी, अगर नहीं जो कि नहीं किया गया, डू यू सी दैट प्लेइंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट विद द इंटरेस्ट रेट्स बीइंग हाइक्ड? अगर आप जो 1% इंक्रीज इन कैश CRR रिक्वायरमेंट थी उसका इम्पैक्ट ऑन एडवांसेस
एक पॉजिटिव साइड पे होता, पर आपको ये देखना है कि जो आपके एडवांसेस हैं, जो आपकी क्रेडिट ग्रोथ है, स्पेशली फ्रॉम लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑन द लिमिटेड है, आई थिंक जो ज़्यादा इम्पैक्ट मीनिंगफुल इम्पैक्ट आता है वो आपको इंटरेस्ट रेट हाइक से आता है। सो और ये भी आप समझना है कि जो आपकी कैश रिक्वायरमेंट है, जो स्टेट बैंक ने चेंज करी थी आफ्टर आई थिंक 4-5 ईयर्स, बहुत वो अर्ली होता है अगर स्टेट बैंक को चेंज कर देती। आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि टेक इन टू कंसिडरेशन द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस गोइंग फॉरवर्ड एंड द सेकेंड राउंड इम्पैक्ट स्टेट बैंक ने जो डिसीजन लिया उसको देखते हुए लग रहा है कि एक रीजनेबल डिसीजन है। शहबाज, अभी हमने जैसे इन्फ्लेशन बास्केट की भी बात की, तो जो हाइक है, जो इन्फ्लेशन की हाइक है, दैट हैज़ बीन ड्रिवन बाय हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और जो ग्राफ्स भी स्टेट बैंक ने रिलीज़ किए उसमें फूड इन्फ्लेशन हैज़ लार्जली स्टेड सबड्यूड, या अगर हम कहें उसको स्टेबिलिटी उसमें देखी गई है। हाउ डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड कि क्या फूड इन्फ्लेशन के यही ट्रेंड आप कंटिन्यू होते हुए देखते हैं, या हायर ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट कॉस्ट की वजह से आपको वहाँ पे भी कोई ना कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है? लेकिन आप इस तरह देखें, जो फूड इन्फ्लेशन है फॉर द लास्ट आई थिंक 3-4 मंथ्स काफ़ी कंटेन्ड है। और वी एग्जैक्टली नो कि जो फूड इन्फ्लेशन का जो वेट है इन टोटल CPI बास्केट 34% है। अगर ये अबव 1% रहती, जो हम अभी इन्फ्लेशन देख रहे हैं 7-7.5% की में देखी, या जो गोइंग फॉर हमारी प्रोजेक्शन है तकरीबन 10-11% की, ऑन द हाई साइड रहती। सो आई थिंक मेजर रीज़न तो यही है कि एम्पल अवेलेबिलिटी है, सप्लाई चोक्स नहीं है, तो वहाँ आती है एक। और ये भी एक और भी आई थिंक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर, तो कुछ चीज़ें वहाँ भी जाती थी, तो आई थिंक उसकी वजह से भी इम्पैक्ट मीनिंगफुल नहीं रहा है। यही हमें पता है कि अगर इन्फ्लेशन, हमारी एजम्पशन यही है कि फूड इन्फ्लेशन विल रिमेन कंटेन्ड। हाउएवर जो आपकी ट्रांसपोर्ट इंडेक्स की इन्फ्लेशन है या आपकी एनर्जी इन्फ्लेशन है ऑन द हायर साइड रहेगी, जिसकी वजह से एंड इवन जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं बिकॉज ऑफ लोअर हायर FO प्राइसेस, हायर एनर्जी प्राइसेस, वो आपका इम्पैक्ट करेगी इन्फ्लेशन को। सो अगर यहाँ से अज्यूमिंगली कोई वन ऑफ आ जाता है विच विल इम्पैक्ट फूड इन्फ्लेशन, तो जो आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स हम देख रहे हैं तकरीबन 10% इन अप्रैल एंड 11-12% इन मार्च एंड ऑनवर्ड्स, और तो ये नंबर काफ़ी ऑन हाई साइड चल सकता है। सो यहाँ जो इंटरेस्ट रेट आई थिंक जो स्टेट बैंक ने बढ़ाया है, वो टेक इन टू कंसिडरेशन दीज फैक्टर्स हैं, एंड दे एग्जैक्टली इवन नो कि जो आपकी फूड इन्फ्लेशन कंटेन रहेगी। सो यहाँ से अगर फूड इन्फ्लेशन कंटेन नहीं रहती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्राइस कमोडिटी शॉक, अगर हाउएवर वी आर, हम इतने नेट इम्पोर्टर्स तो नहीं है फूड इन्फ्लेशन, बट हमें ये पता है कि ग्लोबली जो आपकी यूरिया या फर्टिलाइज़र में जो स्पाइक आया हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल। अगर ये चीज़ नहीं होती, सो वी माइट सी सेकंड राउंड्स ऑफ हाइक्स गोइंग फॉरवर्ड टू। बट मेरी फ़िलहाल ये असम्पशन है कि स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, इन टेक इन टू कंसिडरेशन एटलीस्ट 6 से 9 महीने का व्यू बनाया है, और उसको देखते हुए इन्होंने 1% हाइक करा। बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने क्वार्टर्स की जिक्र की है, तो आई थिंक अभी इस साल में तकरीबन 3 क्वार्टर्स और बाकी हैं, तो उसमें एड्रेस तो हो सकता है। हम GDP ग्रोथ की अगर बात करें तो ऑब्वियसली उसका एक ये इम्पैक्ट तो आएगा GDP ग्रोथ पे, और अगर आज भी स्टेट बैंक ने कहा है कि हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते इन ऑर्डर टू कीप द फोकस स्टेट ऑन ग्रोथ, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और व्हाट सेक्टर्स या इस तरह की क्या चीज़ें हो सकती हैं जिस तरह ग्रोथ भी इसी तरह रहे कि कहीं ना कहीं, ताकि इकॉनमी। लेकिन आप इस तरह देखें, जो ओवरऑल GDP का टारगेट था स्टेट बैंक का तकरीबन 3.5 से 4.5% था। इनिशियली अगर आप फर्स्ट हाफ में बात करें तो उनका फोकस था कि 4.5% रहेगा, बट एज़ पर लेटेस्ट अगर क्वार्टर देखें जो मार्च एंडिंग था, वहाँ दे वर एक्सपेक्टिंग कि जो आपकी इन्फ्लेशन की जो GDP ग्रोथ होगी वो तकरीबन ऑन द लोअर एंड ऑफ द टारगेट होगी। सो येस वी नो कि ये US ईरान की इंप्लीकेशंस होंगी, एंड वी एग्जैक्टली यही इन्होंने मेंशन करा लेटली इन ब्रीफिंग में कि थर्ड क्वार्टर का GDP का जो टारगेट है वो बेटर होगा कंपेयर टू सेकंड क्वार्टर, तो ये चीज़ पॉजिटिव है। बट येस वी नो बिकॉज ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ US ईरान वॉर एंड हाई एनर्जी प्राइसेस, जो उसका जो स्पिल डाउन इफेक्ट होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट होगा ऑन अदर सेक्टर्स विजिबल होगा, तो आपका GDP स्लो डाउन होगी इन फोर्थ क्वार्टर। इसकी वजह से जो आपका टारगेट है वो तकरीबन 3.5 से 4.25% रह सकता है, और अगर ये चीज़ सस्टेन रहती है बिकॉज ऑफ हाई ऑयल प्राइसेस, सो हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड भी इसका इम्पैक्ट विजिबल इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 27। अब देखिए मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें, येस वी नो कि हाई फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेटर्स हैं, भले वो ऑटोमोबाइल के नंबर्स हों, भले वो सीमेंट के डिस्पैचेस हों, भले वो आपकी क्रेडिट ग्रोथ हो, काफ़ी पॉजिटिव साइड पे है। पर हमें ये भी समझना है कि फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स हमारी GDP ग्रोथ काफ़ी नेग्लिजिबल है और लो बेस इफेक्ट है। तो हम जो भी ग्रोथ देख रहे हैं इन ऑल दिस इंडस्ट्री, वो बिकॉज ऑफ लो बेस इम्पैक्ट है। मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें, भले वो ऑटोमोबाइल के नंबर्स हों या सीमेंट के नंबर हों या कोई और इंडस्ट्री भी हो, वो बिलो 50% चल रही है। सो येस, इन ऑर्डर फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो वी नीड मोर स्टिमुलस। पर मुझे ये लगता है कि स्टेट बैंक ने एक हद तक तो आपको स्टिमुलस दिया। Now it's up to the government to provide more fiscal stimulus
या वी नीड मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है गोइंग फॉरवर्ड वो बेहतर हो सके। शहबाज, अभी हमने स्टेट बैंक के रोल की बात हम करते हैं। जब आपको याद होगा दिसंबर में जब ईजिंग दिसंबर में भी हुई थी तो उस वक्त इन्फ्लेशन हैज़ बीन उस वक्त से सिंगल डिजिट्स में आ रही है, तो उस वक्त स्टेट बैंक पे एक बड़ा ग्रोइंग मुतालबा था कि जी रेट्स को और फर्दर कट डाउन करें, बट आई थिंक द स्टेट बैंक स्टेट वेरी कॉशियस, 10.5% पे मेंटेन रखा। तो हाउ डू यू थिंक दैट रोल हैज़ प्लेड टुडे? आपका क्या इस पे व्यू है? देखिए, आई थिंक यहाँ स्टेट बैंक का जो रोल काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है एंड दे बीन वेरी प्रोएक्टिव। जब आपकी इन्फ्लेशन, जब यूएस ईरान की वॉर नहीं थी, सो येस वी न्यू के यार बिकॉज ऑफ लोअर फूड इन्फ्लेशन एंड लोअर ट्रांसपोर्ट प्राइसेस एंड एनर्जी प्राइसेस आपकी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में चले जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन योर इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन का गैप बढ़ रहा था, मतलब रेट इंटरेस्ट रेट काफ़ी पॉजिटिव हो रहा था, मतलब 700 से 800 बेसिस पॉइंट प्लस हो रहा था। और अब यहाँ ही देखें ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रेरी, आपकी इन्फ्लेशन तकरीबन अगर अप्रैल में 10% होगी, सो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.5% है। तो अभी भी आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो गैप है वो 1.5% का है। एंड वी नो आगे जाके बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन ये नेगेटिव भी हो सकता है। सो अगर वहाँ भी आई थिंक स्टेट बैंक काफ़ी प्रूडेंट थी और यहाँ भी काफ़ी प्रूडेंट है। सो अगर गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ती है तो आई थिंक स्टेट बैंक को मालूम है, दे हैव मोर डेटा अवेलेबल बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी प्राइसेस। सो आई थिंक ओवरऑल मैं ये दोबारा कहूँगा कि स्टेट बैंक का डिसीजन बड़ा प्रूडेंट है। उन्हें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये एक अहम फैसला लिया, विच इज़ येस वी नो विच इज़ अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशंस, मगर इट्स बेटर फॉर द इकोनॉमी बिकॉज हमारा आई थिंक हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत फ्रिजाइल है, हमारे बफर्स बहुत लिमिटेड है। सो हमारा इम्पैक्ट काफ़ी मैग्नीफाइड होता है। सो इन ऑर्डर टू लिमिट दिस इम्पैक्ट and in order to achieve stability and to sustain that stability, it was very important कि जो स्टेट बैंक है उसकी ये डिसीजन रहे कि वो आगे की इन्फ्लेशंस को देखते हुए, इनके नंबर्स को देखते हुए एक डिसीजन ले। सो एक अच्छा फैसला था स्टेट बैंक का। थैंक यू शहबाज। थैंक यू।